हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन इज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। सो चलिए देखते हैं उनको। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। Suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones are small balls of ice that fall like rain. A storm in which hailstones fall is a hailstorm. You know that a storm is bad weather with strong winds, rain, thunder and lightning. So इसमें बता रहा है कि सेंटेंस को पढ़िए जो कि आपके टेक्स्ट में से है एंड उसे बता रहा है कि हेलस्टोन्स क्या है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके हैं और मैंने वीडियो भी दिखाया था कि एक छोटे छोटे बॉल्स होते हैं आइस के जो कि बारिश की तरह गिरते हैं और जिस तूफान में जिस स्टॉर्म में हेलस्टोन्स गिरते हैं उसको हेलस्टॉर्म बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया था पार्ट 1 में आपको। एंड स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म यानी तूफान। तूफान एक बहुत ही ख़राब मौसम होता है, इट्स अ बैड वेदर, जिसमें क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है, सो लाइटनिंग। There are different names in different parts of the world for storms, depending on their nature. Can you match the names in the box with their descriptions below and fill in the blanks? You may use a dictionary to help you. Now, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है न्यू न्यू वर्ड्स से जो कि स्टॉर्म के नाम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉर्म्स होते हैं और कभी कभी एक ही टाइप का स्टॉर्म दूसरे दूसरे एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सो इस तरह से आपको हिंट्स दिए हैं 6 स्टॉर्म्स के एंड उनको मैच करना है आपको। अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। सो ट्रॉपिकल रीजन्स में आने वाले तूफान जिसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव करते हैं एक सर्कल में भंवर की तरह, सो क्या बोलते हैं? सो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं जिसमें आप खड़े नहीं रह सकते हो या आपका बैलेंस गिरने लगे या छत उड़ जाती हैं कुछ कुछ जगहों में, तो उसको गेल बोलते हैं। साइक्लोन से अलग होता है, साइक्लोन भी उसमें भी बहुत तेज़ हवाएं आती हैं पर वो गोल गोल घूमती हैं। इस तरह से हवाएं जो चलती है गोल गोल, वो साइक्लोन होता है। बट जो नॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मान लीजिए हवाएं चल रही हैं लेकिन बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, अगर आप खड़े हो जाए तो आपको लगेगा आप उड़ जाएंगे, तो वो गेल हो गई। अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। सो आप देखिए इधर भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, इधर भी स्ट्रॉन्ग विंड्स है, बट इसमें सर्कल में नहीं मूव करें तो उसको क्या बोलते हैं? टाइफून। वायलेंट का मतलब हो गया, यहाँ पे वायलेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, जैसे आप यहाँ देखो यहाँ पे भी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड है बट यहाँ पे वायलेंट यूज़ नहीं किया गया है। वायलेंट का मतलब जो तबाही मचाता है। सो ऐसे स्टॉर्म्स जब आते हैं तो वो तबाही मचाएंगे, इसलिए उनको वायलेंट कहा जाता है। फोर्थ, a violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel. तो इसका मतलब एक स्टॉर्म है जिसके सेंटर में एक क्लाउड होता है इन द शेप ऑफ अ फनल, तो उसे बोलते हैं टोर्नेडो। फनल शेप या ना इस तरह का ही शेप होता है, लेकिन इसमें और साइक्लोन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, इसके सेंटर में क्लाउड्स होते हैं जिससे वो अटैच्ड रहता है। फिफ्थ, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। सो अटलांटिक ओशन में आने वाले एक वायलेंट स्टॉर्म को क्या बोलते हैं? उसको हम हरिकेन बोलते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। सो इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट वन, इसको बोलते हैं वर्ल्ड विंड। तो वर्ल्ड विंड और साइक्लोन में डिफरेंस क्या हो सकता है कि ये स्टॉर्म की तरह होता है जिसमें स्लाइटनिंग भी हो सकती है, कभी कभी बारिश भी आ जाती है, पर इसमें विंड बहुत ज़्यादा मूव करती है, मोस्टली ये ड्राई होता है और बस वो स्पिनिंग मूवमेंट में होता है। तो ये स्टॉर्म जैसा नहीं है, बट इससे डैमेज बहुत हो सकता है बिकॉज हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती है। और सिक्स और सेकंड में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वो स्पिनिंग मूवमेंट में नहीं होता। अगर स्पिनिंग मूवमेंट में नहीं है तो गेल है, और अगर स्पिनिंग मूवमेंट में है तो वर्ल्ड विंड कहा जाता है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे कि ये वर्ड्स बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं, बट आप ध्यान रखिए कि ये टेक्निकली थोड़े थोड़े से डिफरेंस है इसमें, और इन डिफरेंसेस की वजह से इनके डिफरेंट नाम्स हैं। और कुछ चीज़ें जो सिमिलर लग रही हैं उनमें यही डिफरेंस है कि कुछ एरियाज में उनके नाम अलग होते हैं। Part 2. Notice how the word hope is used in these sentences from the story. I hope it यानी the hailstorm, passes quickly. आशा करता हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। There was a single hope, help from God. So ये स्टोरी के sentences हैं। In the first example, hope is a verb which means you wish for something. So पहले वर्ड में जो hope word यूज़ किया है
उसमें आप किसी चीज़ की कामना करें, आशा कर रहे हैं, काश ये ख़त्म हो जाए जल्दी, मैं मनाता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो, तो इट्स अ विश। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज़ अ नाउन। यहाँ पे एक तरह से वर्ब यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक तरह से नाउन यूज़ हो रहा है, मीनिंग अ चांस और समथिंग टू हैपन। सो यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, और वो क्या है, नाउन मीनिंग डिनोट कर रहा है कि आपको एक चांस चाहिए कि कुछ हो जाए। तो यहाँ पे चांस क्या मांग रहा था वो, भगवान से एक मदद। सो आप देख रहे हो कि एक ही वर्ड का यूसेज अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। एंड होप ऐसा वर्ड है कि आप अपने लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। एंड आई एम रियली हैप्पी कि एनसीईआरटी ने एक पूरा एक्सरसाइज इसको डिमो पूरा एक्सरसाइज इसको डिवोट किया है। इस एक्सरसाइज से आपको ये भी समझ में आएगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो सकती है। एक ही वर्ड को आप डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। सो वन ऑफ द वर्ड्स जो एनसीईआरटी आपको एग्जाम्पल दे रही है होप है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए में कुछ सेंटेंसेस हैं और बी में होप वर्ड से रिलेटेड मीनिंग दिया है, तो आपको मैच करना है। सो पहला रीड करते हैं। विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हें जो सब्जेक्ट्स चाहिए कॉलेज में वो मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। आंसर इज आई होप सो। तो आप जो बोल रहे हो कि हाँ मैं आशा करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा चाहते हो कि ऐसा हो जाए, एंड आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल भी है। तो इसलिए वांटिंग समथिंग टू हैपन, आप चाह रहे हो कुछ हो जाए, एंड थिंकिंग इट इज क्वाइट पॉसिबल, एंड ऐसा हो भी सकता है कि आपको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाए। तो ये करेक्ट है। सेकेंड, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस, बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेज़ है एक्चुअली, कि आई होप यू डोंट माइंड, कि मैं आशा करता हूँ कि आपको बुरा ना लगे। अगर आप कोई भी ऑफेंसिव चीज़ बोलने जा रहे हो, आपको लगता है कि इससे ऑफेंड हो सकता है सामने वाला, बट आप श्योर नहीं हो, तो एक सेफ फ्रेज़ है ये बोलने के लिए इंग्लिश में, कि आई होप यू डोंट माइंड पर आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गिंग। मुझे पसंद नहीं है आप जिस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं। तो ये एक ऑफेंसिव हो सकता है सेकंड सेंटेंस, इसलिए आप फर्स्ट में ऐसे होप लगा के वर्ड यूज़ कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, शोइंग कंसर्न दैट what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite। so polite way है कोई भी strong चीज़ बोलने के लिए। तो आप कंसर्न शो कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आप जो बोलने वाले हो इससे कोई ऑफेंड ना हो। तो इसलिए आप ये सेंटेंस यूज़ करते, ये हो जाएगा सेकंड का। दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV और एड्स सफरर्स। सो HIV और एड्स जिसे लोग सफ़र करें, जो HIV पेशेंट्स हैं, उनको इस डिस्कवरी से एक नई आशा मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, एक फीलिंग आ रही है कि इससे कुछ अच्छा हो सकता है। सो प्रोबेबली वर्ड है यहाँ पे, फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन। सो यहाँ पे इस तरह से मीनिंग लिया गया है। वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक। सो हम क्या कर रहे थे, हम होप कर रहे थे होप के अगेंस्ट, मतलब इतना ना के बराबर इसका चांसेस है, होपिंग अगेंस्ट होप, दैट जज जो है हमारी मिस्टेक नहीं पकड़ेंगे, नोटिस नहीं करेंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया, विशिंग्स फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली। तो आप ऐसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं कि हो जाए जिसका होना नामुमकिन के बराबर है। तो दिस विल बी द आंसर, फोर्थ वन, होपिंग अगेंस्ट होप। बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आप इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो कोई भी नामुमकिन चीज़ को बताने के लिए। आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। सो इसमें क्या बोल रहा है कि मैंने कॉल किया है बहुत जल्दी सुबह, इस होप में कि वो स्कूल जाने से पहले उससे मैं बात कर सकूं। तो इसका मतलब क्या है, थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड। सो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको पता नहीं कि कोई चीज़ हुई या नहीं हुई, वो बात कर पाए कि नहीं बात कर पाया, बट आप होप कर रहे हो कि ये हो सकता है। सो दिस इज द वन। जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप, द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। सो जब सब ने आशा छोड़ दी थी, गिवन अप होप यानी आशा छोड़ देना, तो वो जो मछुआरा था वापस आ गया साइक्लोन आने के बाद। तो वो मिसिंग हो गया होगा और सबने आशा छोड़ दी कि वो वापस आ सकता है, लेकिन 7 दिन के बाद वो वापस आया। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बचा हुआ, स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। सो गिवन अप होप का मतलब है कि आप बिलीव करना छोड़ देते हो कि कुछ अच्छा होगा। दिस इज द सिक्स्थ वन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है रिलेटिव क्लॉजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर में आपकी क्लास के लिए। एंड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसका एक सेपरेट वीडियो चाहिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है तो मैं सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ। Look at these sentences. All morning Lencho, who knew his fields intimately, looked at the sky. B. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. अगर आपको याद होगा तो ए सेंटेंस को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, एंड ये डैशेस को भी डिटेल में डिस्कस किया था, एंड उससे ही रिलेटेड ये पर्टिकुलर ग्रामर सेक्शन है। द इटैलिसाइज पार्ट्स, दीज पार्ट्स जो इटैलिक्स में हैं, ऑफ द सेंटेंसेस गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लेंचो एंड द वुमन। We call them relative clauses.
सो ऐसे क्लॉजेस जो आपको सब्जेक्ट के बारे में, जिस पर्टिकुलर नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो उसे रिलेटिव क्लॉजेस बोलते हैं। नोटिस दैट दे बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, और आप नोटिस कीजिए कि वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी हूँ हो गया, विच हो गया, इस तरह के जो प्रोनाउंस है वो रिलेटिव प्रोनाउंस है। हुम हो गया, हुज हो गया। सो ये लिस्ट, इन सब वर्ड से अगर कोई क्लॉज स्टार्ट होता है तो वो रिलेटिव क्लॉज होगा। द रिलेटिव क्लॉजेज इन ए एंड बी above are called non-defining because we already know the identity of the person they describe. Lencho is a particular person and there is a particular woman he speaks to. We don't need information in the relative clause to pick these people out from a larger set. So there are two types of relative clauses. एक होते हैं डिफाइनिंग, डिफाइनिंग मतलब जो डिफाइन कर रहे हैं आपको सब्जेक्ट के बारे में, और एक हो गए नॉन डिफाइनिंग, जो डिफाइन नहीं कर रहे हैं। डिफाइन और डिफाइनिंग कैसे समझ में आएगा कि मान लीजिए यहाँ पे लेंचो है, क्या आपको स्टोरी में लेंचो कौन है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है? नहीं, बिकॉज हमें पता है लेंचो कौन सा कैरेक्टर है। सो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, या उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं कर रहा है, बिकॉज हम उसको ऑलरेडी जानते हैं। सो इसीलिए ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हुआ। बट ये जो रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि वो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानता है, काफ़ी डिटेल में जानता है। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट पर्टिकुलर सेंटेंस में देखेंगे द वुमन, तो हमें पता है वो वुमन कौन है। आई नो कि वुमन बहुत ही जनरल टर्म है, एक महिला, बट यहाँ पे एक महिला नहीं है, यहाँ पे द वुमन है। द आपको पता है एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और उनके आगे ही लगाया जाता है जिनको हम जानते हैं ऑलरेडी। सो द वुमन यानी द वुमन हम जानते हैं वो लेंचो की बीवी है। सो ये जो क्लॉज है वो हमें हेल्प नहीं कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। लार्जर सेट है ना, बहुत सारे अगर कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं स्टोरी में, उनको पहचानने के लिए हेल्प नहीं कर रहा, हम उन्हें ऑलरेडी जानते हैं। सो इसलिए ये अगेन अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूजुअली हैज अ कॉमा इन फ्रंट ऑफ इट एंड अ कॉमा आफ्टर इट। सो इस तरह से वो सेपरेटेड होते हैं, एक कॉमा होता है उसके बाद एक कॉमा होता है। ये हमने ऑल्सो डिटेल में डिस्कस किया था। बट दूसरा तरीका ये भी है कि इनके आगे पीछे आप डैश लगा दें, ये भी एक तरीका होता है यूज़ करने का। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस के एंड में आएगा तो हम जस्ट उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें आपको इन रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। एंड यहाँ पे क्या बोला है, समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन इन अ रिलेटिव क्लॉज रिमेन्स हिडन। सो ऐसा कभी कभी होता है। इस एक्सरसाइज को हम करते हैं पहले। सो चलिए इस एक्सरसाइज को पहले करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई ऑफन गो टू मुंबई। मुंबई इज कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और विच से आपको ज्वाइन करना है दोनों सेंटेंसेस को और एक रिलेटिव क्लॉज बनाना है। आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ये हो गया रिलेटिव क्लॉज जिससे आपने विच लगा के बनाया है। नाउ अगर आप देखोगे कि ये नॉन डिफाइनिंग है या डिफाइनिंग, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई एक सिटी का नाम है, और अगर आप मैप में जाओगे तो आपको इस नाम से मुश्किल नहीं होगी ढूंढने के लिए सिटी कौन सी है, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग। माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल, और इसको हूँ के साथ आपको ज्वाइन करना है। सो कैसे होगा, माई मदर हु कुक्स वेरी वेल, कॉमा इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। सो अगेन हु यूज़ कर रहे हैं और मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो मदर के जस्ट बाद ही हम उनको डिफाइन करेंगे, उनकी एडिशनल ट्रेट कि दैट शी कुक्स वेरी वेल, अच्छा खाना बनाती है। एंड देन वी वुड कंटिन्यू विद द मेन सेंटेंस, इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है? ये जैसे ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपके एंड में आ गया, सो आप ऐसे देखिए कि आपका जो पर्टिकुलर नाउन है आप जिसको डिस्क्राइब करने वाले वो उसका प्लेसमेंट क्या है। सो यहाँ पे आप देखोगे आई ऑफन गो टू मुंबई, तो मुंबई इज एन ऑब्जेक्ट, तो आई इज सब्जेक्ट, मुंबई इज एन ऑब्जेक्ट, इसका प्लेसमेंट भी सेंटेंस में एंड में है। सो आप एक्सपेक्ट करोगे कि एंड में उसके बाद ही कंटिन्यू होगा रिलेटिव क्लॉज। बट इस सेंटेंस में माई मदर इज द सब्जेक्ट, सो आपको इसमें कैसे करना है, माई मदर कॉमा फिर डिस्क्राइब करना है जो भी रिलेटिव क्लॉज है उसको लिख के, एंड देन कॉमा, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेंटेंस। सो माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। एंड अगेन दिस इज़ नॉन डिफाइनिंग बिकॉज अगर मुझे अपनी माँ को ढूंढना है तो मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो मेरी माँ है, आई नो हु दैट पर्सन इज इन द वर्ल्ड, आई नो हु माई मदर इज। तो मुझे कुछ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर 3, दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, देयर परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेलेंट, और आपको हुज यूज करना है। सो किन के बारे में बताया गया है, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ही एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। सो दीज स्पोर्ट्स पर्सन कॉमा whose performance has been excellent, comma are going to meet the president. So again यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिलेटिव क्लॉज है ये नॉन डिफाइनिंग ही
नॉन डिफाइनिंग ही। लेंचो प्रेड टू गॉड, हिज आईज सी इनटू अ माइंड। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है किसके बारे में लिखा गया है? गॉड के बारे में। सो सिंस ये लेंचो के बारे में नहीं है, सो ये एंड में आएगा, लाइक द फर्स्ट सेंटेंस, लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट, दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम। सो पहले में है कि दिस मैन इज अ सब्जेक्ट एंड ही चीटेड मी, उसने चीट किया मुझे। आई ट्रस्टेड हिम, और आई ट्रस्टेड हिम ये किसके बारे में बता रहा है? इस आदमी के बारे में। एंड होम आपको यूज़ करना है। सो इस आदमी के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। सो दिस मैन कॉमा होम आई ट्रस्टेड, जिस पर मैंने विश्वास किया था, कॉमा चीटेड मी। सो इस तरह से बन जाएगा। सो अगेन दिस इज़ अ नॉन डिफाइनिंग वन। नाउ एडिशनली आपको एक नोट दिया है इस एक्सरसाइज के बाद। समटाइम्स द रिलेटिव प्रोनाउन इन अ रिलेटिव क्लॉज रिमेन्स हिडन। कभी कभी क्या होता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे ये होम हुआ, हुज हुआ, ये हिडन होते हैं रिलेटिव क्लॉज में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस डैश द ओनली वन इन द एंटायर वैली डैश सैट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सो ये जो आपकी स्टोरी में से एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया है। अगर मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज़ करूँ तो कैसे लिखेंगे इसको? द हाउस विच वॉज द ओनली वन। सो हम यहाँ यूज़ करेंगे विच वॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में सेंटेंस है सैट। सो विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ ना करें, वो भी एक वैलिड सेंटेंस होगा, एंड इसमें ये हिडन हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूजिंग नेगेटिव फॉर एम्फेसिस। इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। वी नो दैट सेंटेंसेज विद वर्ड्स सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द एब्सेंस ऑफ समथिंग और कॉन्ट्रडिक्ट समथिंग। सबको पता है कि नो, नॉट और नथिंग या तो किसी चीज़ का एब्सेंस बताते हैं कि कोई चीज़ नहीं है, या किसी चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। सो इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। सो ये इसमें क्या बता रहा है कि कॉर्न एब्सेंट होगा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। सो हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। सो यहाँ पे क्या है? एब्सेंस अगेन क्रॉप का। दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। सो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन की तरह यूज हो रहा है नॉट, आर नॉट, आर्ट यानी आर नॉट हो गया। सो ये जो बारिश हो रही है वो रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदे नहीं हो, क्या है, न्यू कॉइन्स है। सो ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। But sometimes negative words are used just to emphasize an idea. Look at the sentences from the story. So कभी कभी negative words का इस्तेमाल हम emphasis डालने के लिए भी करते हैं. It is a kind of method used in writing. It's a writing style. Lencho had done nothing else but see the sky towards the northeast. So ये भी हमने डिस्कस किया था रीडिंग के टाइम कि लेंचो ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान को देखता रहा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने क्या किया, सिर्फ यही किया। सो ही हैड ओनली डन दिस। सो ही हैड डन ओनली दिस का मतलब हो गया कि इसने सिर्फ यही किया है, इसलिए एम्फोसिस डालने के लिए उस बात पे आपने नथिंग एल्स बट यूज किया है। सेकेंड, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बाहर वो क्यों गया? ताकि वो रेन को फील कर सके। सो इसके पास यही एक रीजन था। ही हैड ओनली दिस रीजन। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया मनी को देख के। इसका मतलब ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल। Now look back at example C. Notice that the contradiction in fact serves to emphasize the value or usefulness of the rain. So अगर आप C को वापस देखेंगे, so ये जो contradiction कर रहा है ये थोड़ा सा emphasize कर रहा है rain drops की value को, isn't it? These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये rain drops नहीं है, ये नए सिक्के हैं। So ये emphasis के लिए use किया गया, ये जो negation है, these aren't. सो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नेगेटिव्स को एम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं, सो आपको स्टोरीज में से वो सेंटेंसेस ढूंढने हैं जिनका मतलब ये है। सो फर्स्ट क्या है? द ट्रीज लॉस्ट ऑल द लीव्स। टेक्स्ट में कौन सा सेंटेंस है? नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। एक पत्ती भी नहीं रही ट्रीज पे। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। आई एम श्योर ये आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ द फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज मेटाफर्स। मेटाफर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। द रीज़न इज इंट्रोड्यूस्ड इन हायर क्लासेस इज़ कि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं स्टार्टिंग में समझने के लिए, बट इनका इस्तेमाल आप अभी आई एम श्योर हिंदी में ज़रूर कर रहे होंगे डे टू डे लैंग्वेज में, एंड वही सेम चीज़ अब इंग्लिश में जब आ गई तो उसका एक नया नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, मेटाफर।
सो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास अगर कोई एक चीज़ है और आपको उसकी कोई क्वालिटी बतानी है, तो आप किसी और ऑब्जेक्ट की क्वालिटी उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो एज़ एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं। द लेग ऑफ द टेबल, मतलब टेबल का एक पैर। नाउ पैर किसके होते हैं? पैर जानवरों के होते हैं, पैर हमारे होते हैं। एंड पैर क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट करता है। सो जब आप जो मेज़ के डंडे होते हैं जिसे वो सपोर्ट करता है उसको लेग बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक एक क्वालिटी ट्रांसफ़र कर रहे हो बॉडी के लेग की, जिसका काम होता है बॉडी को सपोर्ट करना, टेबल के उस डंडे को डिस्क्राइब करने के लिए। तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि वो जो डंडा है वो क्या कर रहा है, टेबल को सपोर्ट कर रहा है। सो आपने कितना ईज़िली, क्योंकि हमें एक लेग की क्वालिटी पता है, आपके लिए कितना ईज़ी हो गया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना। सिमिलरली हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी का हार्ट बोलते हैं, ये तो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है। तो हार्ट ऑफ द सिटी का क्या मतलब? हार्ट क्या है? हार्ट बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बिना बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती है। तो आपने क्या बोल दिया, ये सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना सिटी सिटी नहीं रहेगी, सिटी अपना महत्व खो देगी। तो इसलिए आप बोल रहे हो हार्ट ऑफ द सिटी, इट इज़ लाइक द सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी। एंड एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इस मेटाफर्स को आप लिटरली नहीं लेते हैं। आप हिंदी में भी यूज़ करते हैं इन तरह की चीज़ें, तो आपको पता है कि इसको लिटरली नहीं लिया जाता है। ऑब्वियसली किसी एरिया को आप सिटी का दिल नहीं बोलोगे, वो दिल की तरह काम नहीं कर रहा है। सिमिलरली जो टेबल है उसका वो लेग नहीं है, वो चलने नहीं लगेगा टेबल अपने आप। सो आपको पता है कि उसे लिटरली नहीं लेना है। सेम चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में यही है, आपको इसको लिटरली नहीं लेना है। इसको यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आप ईज़िली एक चीज़ को दूसरे चीज़ को कंपेयर करके उसकी क्वालिटी बता सकें ऑडियंस को। इसका एक एक्सरसाइज दिया है जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेटाफर्स का कितना यूज़फुल तरीका है आपको मीनिंग कन्वे करने का। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट बताया गया है जिसके लिए मेटाफर यूज़ किया है। यहाँ पे वो मेटाफर है और आपको बताने की किस क्वालिटी को बताया जा रहा है उस मेटाफर को यूज़ करके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है क्लाउड। क्लाउड के लिए क्या लिखा था? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ऑब्वियसली बादलों के पहाड़ नहीं होते, पहाड़ एक अलग चीज़ है। लेकिन पहाड़ बोल के क्या बोलना चाह रहे हो कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सो इसलिए क्या क्वालिटी आप बताना चाह रहे हो कि द मास या ह्यूजनेस, उसकी बड़े होने के क्वालिटी को बता रहे हैं। सिमिलरली रेन ड्रॉप्स के लिए क्या यूज़ किया गया था? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। सो उसको वो सिक्कों से कंपेयर कर रहा था। सो इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है? द वैल्यू ऑफ रेन ड्रॉप्स, कि उस रेन ड्रॉप्स की कितनी वैल्यू है, उसको बताने के लिए वो सेंट्स से कंपेयर कर रहा है उसको। सिमिलरली हेलस्टोन्स में आपको क्या मिलेगा? दो तरह के मेटाफर्स हैं। एक है दे रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड सेकेंड कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। ये क्यों बोला गया है? सिल्वर कॉइन्स क्या होते हैं? जो चांदी के सिक्के होते हैं, बहुत चमकते हैं। और फ्रोजन पर्ल्स कैसे होते हैं? पर्ल्स गोल होते हैं, मोती, और वो भी चमकते हैं। सो उनके विजुअल अपीयरेंस, वो कैसे दिख रहे हैं ओले, आपको बताने के लिए इस तरह से स्टोरी में वर्ड्स यूज़ किए हैं। सिमिलरली लोकस के लिए क्या यूज़ हुआ? प्लेग ऑफ लोकस। प्लेग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एपिडेमिक होता है, महामारी हो गई या इन्फेस्टेशन, जो बहुत एक ऐसी डिजीज़ होती है जो आराम से फैल जाती है लोगों में, जिससे बहुत लोग मर भी जाते हैं। प्लेग ऑफ लोकस बोलने से आप एक तरह से बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा डैमेज होगा लोकस की वजह से। सो आपने क्या किया? प्लेग का ट्रांसफ़र कर दिया मीनिंग यहाँ पे। अगेन आपको यहाँ पे एक एपिडेमिक के बारे में बोला गया था। सो ये दोनों एग्जाम्पल एकदम सिमिलर हैं। तो यहाँ पे प्लेग ऑफ लोकस आएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? लोकस। नाउ एन ऑक्स ऑफ अ मैन। नॉक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या हुआ कि उस आदमी को ऑक्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ऑक्स यानी बैल हो गया। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग और इतना ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग है। सो ये क्वालिटी को आप डिनोट करने के लिए क्या बोले? एन ऑक्स ऑफ अ मैन। और ये किसके लिए यूज़ किया गया था? लेंचो के लिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटाफर्स का कितना ज़्यादा यूज़फुलनेस है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड स्पेशली आप लास्ट सेंटेंस देखोगे तो ये हम डे टू डे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो वो मोर की तरह नाचती है। सो आप क्या बोल रहे हो कि वो मोर की तरह अच्छा नाचती है। आप बोलते हो फॉर एग्जांपल लोमड़ी की तरह शातिर है। सो आप पता है कि लोमड़ी बहुत ज़्यादा कनिंग होती है, बहुत तेज़ होती है। तो आप किसी को बोलना तो ही इज़ लाइक अ फॉक्स। सो आप क्या कर रहे हो? आपको पता है कि वो आदमी एक लोमड़ी नहीं बन जाएगा, बट आपने क्या की? एक लोमड़ी की क्वालिटी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी। सो इस तरह से आप मेटाफर्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक्स आप कमेंट्स में दीजिए। बाय बाय।